सोचिए जरा, हम सब 2000 साल पीछे समय में सफर कर रहे हैं और पहुंच गए हैं मिस्र में, फ़ैरो की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स में। वहां क्या देखने को मिलेगा? शायद मम्मी, बहुत सारा सोना, दीवारों पर बनी चित्रलिपि, यही सब ना। लेकिन क्या कोई वहां पर प्राचीन भारतीय शिलालेखों की उम्मीद कर सकता है? शायद नहीं। पर यही हुआ है, और ये एक ऐसी खोज है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन दो महान प्राचीन सभ्यताओं को क्या चीज जोड़ती थी। मतलब भारतीय व्यापारियों का मिस्र के सबसे ताकतवर राजाओं की कब्रगाह से क्या लेना देना हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, ये बात तो साफ है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के वैज्ञानिकों को एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 अलग अलग भारतीय शिलालेख मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? उसी पवित्र जगह पर जहां तूतनखामुन और रैमसेस द ग्रेट जैसे महान फ़ैरो दफन हैं। ये तो ऐसा है मानो इतिहास की किताब का एक नया पन्ना ही लिख दिया गया हो। तो जाहिर है सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये पत्थर कह क्या रहे हैं। इन पुराने मुसाफिरों ने जो संदेश छोड़े हैं उनमें कौन सी आवाजें, कौन सी कहानियां छिपी हैं। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इन 30 शिलालेखों में से 2/3 यानी कि पूरे 20 तमिल भाषा में लिखे हैं, जो दक्षिण भारत की भाषा है। और बाकी के जो हैं वो संस्कृत, प्राकृत और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम से आई गांधारी खरोष्ठी जैसी भाषाओं का एक मिक्स है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। भाषाओं की ये वैरायटी हमें क्या बताती है? यही कि ये किसी एक ग्रुप के लोगों का सफर नहीं था। अरे ये तो एक तरह से पूरे भारत का प्रयास था। दक्षिण भारत के व्यापारी, गुजरात और महाराष्ट्र के सौदागर, औरतों और उत्तर पश्चिम के यात्री, प्राचीन भारत के अलग अलग कोणों से लोग इस ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। इन सब बड़ी बड़ी ऐतिहासिक बातों के बीच ना एक ऐसा संदेश है जो सीधा दिल को छू जाता है। तमिल लिपि में लिखा एक शिलालेख, और उसमें बस इतना लिखा है, मैं यहां आया और राजा को देखा। कितना सरल, कितना इंसानी है ना। ये तो जैसे 2000 साल पुरानी किसी टूरिस्ट की डायरी का एक पन्ना हो जो हमें सीधा उस पल से और उस इंसान से जोड़ देता है। अच्छा, तो क्या मिला ये तो हमें पता चल गया, पर अब सवाल उठता है क्यों और कैसे। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इन लोगों को अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे मुश्किल सफर पर निकलने के लिए उकसा रही थी? हमें ये याद रखना होगा कि ये सब उस जमाने में हो रहा था जब ना हवाई जहाज थे, ना जीपीएस था और ना ही कोई पासपोर्ट सिस्टम। ये प्राचीन ग्लोबलाइजेशन का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है, जो सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, व्यापार की समझ और दुनिया देखने की चाहत के दम पर चल रहा था। अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझिए कि तमिलनाडु से मिस्र तक का समुद्री रास्ता 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का था। सोचिए जरा उस सफर के बारे में, बिना किसी मॉडर्न नेविगेशन के, सिर्फ तारों को देखकर रास्ता खोजना, खतरनाक लाल सागर और नील नदी की तेज धाराओं को पार करना। क्या हिम्मत रही होगी। और हाँ, ये कोई अचानक बना रिश्ता नहीं था। ये शिलालेख तो एक बहुत लंबे और गहरे रिश्ते का बस एक पन्ना भर है। सोचिए, 3री सदी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने खुद अपने शिलालेखों में मिस्र के साथ भारत के रिश्तों का जिक्र किया था। तो ये जो नई खोज हुई है, ये उस पुरानी कहानी को एक नया ठोस सबूत देती है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये खोज सिर्फ व्यापार के रास्तों या पुराने जमाने के टूरिस्ट के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है 2 प्राचीन सुपर पावर्स के बीच के गहरे कनेक्शन की। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्राचीन भारत और मिस्र सिर्फ पुरानी सभ्यताएं नहीं थीं, वो एक ही समय की सभ्यताएं थीं, समकालीन थीं। मतलब वो वर्ल्ड स्टेज पर बराबरी की टक्कर के थे। और ये खोज इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं थे, बल्कि उनके बीच अच्छा खासा लेन देन और बातचीत भी थी। तो आखिर में यही बात इन शिलालेखों को इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। ये अब सिर्फ कहानियां या अंदाजे नहीं हैं, ये तो रोमन साम्राज्य, जिसमें उस वक्त मिस्र भी आता था, और भारत के बीच गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों का ठोस पत्थर पर खुदा हुआ सबूत है। ये सारी बातें हमें भारत के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं, और वो है सोने की चिड़िया। क्या इस नई खोज के बाद सोने की चिड़िया का मतलब कुछ और हो सकता है? हम सबने सुना है ना, कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आमतौर पर इसका मतलब देश की दौलत उसके सोने चांदी से लगाया जाता है। पर क्या सोने की चिड़िया होने का मतलब सिर्फ दौलतमंद होना था? या फिर
मिस्र के इन पत्थरों पर मिले संदेश हमें किसी गहरे, किसी ज्यादा ताकतवर मतलब की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद भारत की असली दौलत सिर्फ सोना चांदी थी ही नहीं, शायद सोने की चिड़िया की असली ताकत थी उसके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स में, अपने ज्ञान और विचारों को दुनिया तक पहुंचाने में, और एक ऐसा सांस्कृतिक असर छोड़ने में जो महाद्वीपों तक फैला था। मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये कनेक्शन की बात थी, ये दुनिया को जोड़ने की ताकत के बारे में था। तो आखिर में मिस्र की उस वैली ऑफ द किंग्स में मिले ये छोटे छोटे संदेश एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। वो ये कि प्राचीन भारत दुनिया में कहीं अलग थलग नहीं था, बल्कि वो तो वर्ल्ड स्टेज का एक सेंट्रल प्लेयर था, एक ऐसी धुरी जिसके इर्द गिर्द उस जमाने का व्यापार और कल्चर घूमता था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मैं यहाँ आया और राजा को देखा, जैसा एक मामूली सा संदेश पत्थर पर 2000 साल तक हमारा इंतजार कर सकता है, तो जरा सोचिए इतिहास की और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां आज भी पत्थरों और खंडहरों में दबी पड़ी होंगी, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें खोजे और पढ़े।